बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाइव विद आसिफ मलिक नाचीज खाकसार। आज के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज करेंगे, कुछ इंटरनेशनल एक न्यूज़ है जिस हवाले से हम बात करेंगे। ऑफ कोर्स पाकिस्तान से कंसर्न्ड है और हम बात करें टीटीपी के साथ मुज़ाकरात की। ये खबर अफगानिस्तान की मीडिया के थ्रू और कुछ ज़राए के थ्रू और कुछ इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू भी हम तक पहुंची है कि पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उसको करवाए जा रहे हैं और उसके जो मीडिएटर हैं वो हक़ानी साहब हैं, सराजुद्दीन हक़ानी साहब, जो कि इस वक्त एक्टिंग इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं अफगानिस्तान के, वो उसको मीडिएट कर रहे हैं और बीच में एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं कि दोनों जो खासतौर पर पाकिस्तान की हुकूमत और टीटीपी के माबैन एक मुआहिदा तय पा जाए और एक ऐसा सिलसिला जो कि कशीदगी का सिलसिला बड़े अरसे से चलता आ रहा है, अफगानिस्तान खुद भी उसको फेस कर रहा है, वो कहीं रुक सके, थम सके और फिर दोनों ममालिक जो है वो आगे बढ़ सकें एक साथ। अब यहां पे देखना यह होगा कि क्या ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। यकीनी तौर पर जितने भी तरीके तालिबान के धड़ हैं, एक तो बहुत सारे धड़, पहले ये बताना जरूरी है कि तमाम तर जितने भी धड़ हैं वो मुज़ाकरात पर आमादा नहीं है। कुछ ऐसे धड़ हैं जो करना चाहते हैं मुज़ाकरात, कुछ ऐसे धड़ हैं जो शायद अभी तक आमादा नहीं है और एक स्ट्रॉन्ग स्टांस रखते हैं पाकिस्तान के साथ बातचीत करने में। लेकिन जो इस वक्त के टीटीपी के जो लीडर हैं नूर वली, वो जो है वो कहा जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि वो भी इन जितनी जो प्रोसेस है, एक पीस प्रोसेस कह लीजिए, डायलॉग प्रोसेस कह लीजिए, उसका हिस्सा हैं। अब देखते हैं उनकी मौजूदगी से क्या होता है, सराजुद्दीन हक़ानी साहब के इसमें मीडिएटर होने से क्या होता है और क्या रिजल्ट निकलता है। गो के सराजुद्दीन हक़ानी साहब बड़े पुरुमीद नजर आते हैं, लेकिन कुछ मुतालबात जो अब तक सामने आए हैं मीडिया के थ्रू, यकीनी तौर पर मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो हैं दो मोतबर शख्सियात, वो बेहतर इस बारे में बताएंगे। लेकिन अब तक जो मुतालबात ये हैं कि उनको तमाम तर जितने भी कैदी अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी उनके कैदी हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, वो चाहेंगे कि उनको बरी किया जाए। अब क्या हम इस पोजीशन में हैं कंसिडरिंग द फैक्ट कि माजी में वो क्या कुछ कर चुके हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे बहुत ही सीनियर, बहुत ही मोअज़्ज़ज़ हमारे साबिक वज़ीर दाखिला जनाब मोइनुद्दीन हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनको वेलकम करूंगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आप ही के साथ बहुत ही जबरदस्त दफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड इसहाक साहब ने भी ज्वाइन किया। इसहाक खटक साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आसिफ। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आप दोनों मेहमानों को वेलकम करूंगा। पहले आगाज करूंगा हमारे बहुत ही मोतबर साबिक वज़ीर दाखिला जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब से। सर, तालिबान के बारे में हम सुनते आ रहे हैं, अब तो ज़माना हो गया और एक जनरेशन पाकिस्तान में ऐसी है, जब से वो पैदा हुई है तो उसने ये सुना ही है कि तालिबान कौन है, ISIS क्या है, और इसी सिलसिले में हमारी एक जनरेशन जवान हो चुकी है। लेकिन अब तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सका। हमने लड़ा, हमने बहुत सारी जानें गंवाई, हमने पाकिस्तान के अंदर अपने फौजियों की भी जानें गंवाई, हमने आम शहरियों की भी जानें गंवाई, हमने बच्चों की भी जानें गंवाई और एक बहुत हद तक जितना पाकिस्तान सफ़र कर सकता था वो माजी में करता आ रहा है और इट्स बिन डिकेड्स नाउ। सर, कैसे देख रहे हैं ये जो टीटीपी के अब जो एक सिलसिला आगे बढ़ा है, एक कदम आगे बढ़े? से पहले भी कोशिश की गई थी, इमरान खान साहब भी बड़े पॉजिटिव थे लेकिन कुछ हो नहीं सका था। अब कुछ सुनने में आया कि अफगानिस्तान के अंदर सराजुद्दीन हक़ानी साहब इसको मीडिएट कर रहे हैं और बीच में एक रोल अहम प्ले कर रहे हैं कि पाकिस्तान और टीटीपी के बीच में एक मुआहिदा हो जाए और एक जंग बंदी की सूरत हाल पैदा हो जाए, एक कशीदगी कम हो जाए। कैसे देखते हैं सर आप इस पूरी काविश को? देखिए, बात यह है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो जब ऑपरेशन हुआ था सवात में जी और हमारे जो पुराने फाटा के इलाके थे, तो ये काफी लोग यहाँ से निकल के अफगानिस्तान चले गए थे। वहां पर इनके लिए हालात साजगार थे जी। इनको अफगान इंटेलिजेंस ने भी इस्तेमाल किया। करजई साहब में कोई वो दिलचस्पी नहीं लेते थे कि इनको मना करें कि ये हमारे सॉइल से या अपने सरजमीन से वो दूसरे मुल्कों को हमले ना करें। तो इनको काफी लोगों ने इस्तेमाल किया, इनको रकम और पैसे और वो सब मिलता था, हालात साजगार थे। अभी हालात साजगार नहीं रहे और तालिबान जो है वो कहते हैं कि हम अपनी सरजमीन जो है वो इस्तेमाल नहीं होने देंगे दूसरे नेबरिंग मुल्कों के खिलाफ। और स्पेशली पाकिस्तान ने उनसे ये मसला इमरान खान ने उठाया था, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि जिनसे आप बातचीत करें, कोई राह निकालें, कोई गिव एंड टेक करें इनके साथ, ताकि ये मेन स्ट्रीम में आ जाए, ये छोड़ दें तशद्दुद और इनको कोई मौका दें। तो ये बातचीत तो मेरे ख्याल में बिहाइंड द सीन शुरू थी जी। और अभी हक्कानी साहब इसमें आए जो बहुत मोतबर शख्सियत है अफगानिस्तान की और रिस्पेक्टेड शख्सियत है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई इसके खातिर का बेहतर नतीजे निकलेंगे। अब रही बात जो हम कहते हैं कि इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ बम धमाके किए हैं जी, या लोगों को कत्ल किया है,
तो ये जो है इस किस्म के लोग जिनको वो हमारे जेलों में बंद हैं, तो बात ये क्या हम उनको छोड़ सकते हैं? जो टीएलपी के लोगों को जो है जिन्होंने बहुत तशद्दुद किया था, छोड़ा है। जी जी। और आप यही कहते हैं जी मुल्क में अमन कायम करने के लिए, इंतशार खत्म करने के लिए, इनको मौका देने के लिए कि ये राय रास्त पर आके अच्छे शहरी बन जाएं, हथियार रख दें और तशद्दुद छोड़ दें। तो अगर ये चीजें सामने इसके कोई जामिन मजबूत होता है और ये जो बातें तय पाती हैं उस पर अमल होता है, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा कि इसके बजाय कि ये लोग शुरू रहे आस्था सफरी ऐसी कार्रवाई करते रहे जी। तो ये बेहतर है कि इसको हो सके, और आप भी मेरे ख्याल में पूरी उम्मीद नजर आ रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। मैं आपकी तरफ बिल्कुल वापस आता हूं। ब्रिगेडियर साहब, सर आपने गुफ्तगू सुनी हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ वज़ीर दाखिला, साबिक वज़ीर दाखिला, और ये बहुत अहम दौर में ये खिदमात अंजाम दे चुके हैं पाकिस्तान के लिए। उसके बाद तो ये तालिबान और तमाम तर सिलसिला जन्म ले चुका था। अब सर आपसे मैं जानना चाहूंगा कि देखें टीटीपी के बहुत सारे धड़ हैं, पहले तो अपना जनरल राय दीजिएगा इस पूरे प्रोसेस के बारे में, डायलॉग प्रोसेस के बारे में। लेकिन इस वक्त बहुत सारे धड़ हैं टीटीपी के, इस पर पहले भी आप एक दफा बात कर चुके हैं, लेकिन कुछ धड़ आमादा नहीं है, कुछ धड़ आमादा है, जिसमें नूर कहा जा रहा है कि नूर वली साहब भी जो हैं, जो इस वक्त सरबरा कहलाते हैं टीटीपी के, वो भी इस डायलॉग प्रोसेस का हिस्सा है। कंफर्म न्यूज नहीं है, बट कुछ मीडिया जरा ये कह रहे हैं कि शायद वो भी इसका प्रोसेस हैं। तो एक बड़े लेवल पर बातचीत चल रही है, कैसे देखते हैं सर पूरी सूरत हाल को? जी गए थे उस वक्त जब हमने ज़रबे अज़ब से पहले की बात है, जब ये धड़े बने थे, इनके मुख्तलिफ चैप्टर हम भी कहते होते हैं, कोई ये 2007-8 से कहा जाता है कि मन चैप्टर था और सवात वाला था। सवात वाला सारा स्ट्रॉन्ग था, ख़ासतौर पर जब इनकी ओरिजिनल लीडरशिप टीटीपी की उनकी जब डेथ हुई, असैसिनेशन हुई, तो उसके बाद फिर लीडरशिप का क्राइसिस इनमें आया। तो ये डिवाइड होते रहे। फिर उन्होंने अच्छा, बाज़ औक़ात ये नहीं होता था कि वो लीडरशिप कंट्रोल किया करती थी पूरी टीटीपी को, नहीं, इस तरह नहीं होता था। ये सब इंडिपेंडेंट रहते थे, सिर्फ अलायंस हुआ करती थी एक वो क्या कहते हैं उसको, मैं नाम नहीं दे पा रहा, कि एक किस्म की स्पिरिचुअल अलायंस होती थी। जिस तरह एक ज़माने में टीटीपी ने अलायंस की, जी हम मुल्ला उमर को फॉलो करेंगे, हालांकि मुल्ला उमर ने कभी इनको नहीं कहा था कि आप हमारे साथ हैं। ये इसी किस्म की एक अलायंस पाकिस्तान के जो ये टेररिस्ट ग्रुप थे इनकी हुआ करती थी। और फिर जो वहीन ने बताया कि जब हमारा सवात का ऑपरेशन शुरू हुआ और ज़रबे अज़ब शुरू हुआ, उसके बाद इनकी जो टॉप लीडरशिप थी वो यहाँ से निकल गई थी। वो सारी गई थी नॉर्थ अफगानिस्तान, हाँ, नॉर्दर्न अफगानिस्तान और नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान में गई थी, बिकॉज ये वो एरिया थे जहाँ पर तालिबान का इतना होल्ड नहीं था, और वहाँ पर उनको कुछ उधर से आशीर्वाद आई थी, क्लियर आशीर्वाद आई थी। मुझे अभी भी याद है वो जो कन्वर्सेशन इनकी हुई थी, इनको कहा गया था कि आप वेपन छोड़ें, सब कुछ छोड़ें, बीवी बच्चे वहीं छोड़ें, आप भागकर फटाफट नॉर्दर्न अफगानिस्तान पहुंचे। ये आज भी हमारे पास कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में ये चीज पड़ी होगी। तो अभी हुआ ये है कि वो जो बात ये है ना कि अभी वो हालात मुख्तलिफ हो गए हैं। पहले वहां पर इनको शेल्टर अवेलेबल था, इनको सपोर्ट अवेलेबल थी, इनको फाइनेंस अवेलेबल था। अभी वो चीजें चेंज हो गई हैं, अभी हालात बदल गए हैं, इलाका बदल गया है, बदल इस तरह गया है कि वही तालिबान या वो अफगान हुकूमत जो इनको सपोर्ट करती थी वो अभी नहीं है वहां पर। अच्छा, एक चीज और क्लैरिफाई कर दें यहाँ पे सर, क्या गनी साहब की हुकूमत और करज़ई साहब दोनों हुकूमतें इसको सपोर्ट करती थी? किसी ने कोई इशू नहीं बनाया इनके साथ कभी भी किसी तरह का? अच्छा, ये दोनों हुकूमतें, देखिए आसिफ एक चीज ये भी समझें कि ये दोनों हुकूमतें किसकी वहां पे चल रही थी। ये दोनों की दोनों हुकूमतें कोई पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं थे। एक तो वैसे भी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट थी, एनयूजी गवर्नमेंट हम उसको कहते थे। करज़ई साहब की एनयूजी नहीं थी, दूसरी वाली तो एनयूजी, दो हुकूमतें जो रही अपनी गनी साहब की वो यूनिटी गवर्नमेंट रही, जिसमें और वहां पर सारा इन्फ्लुएंस अमेरिकन का, इंडियन का रहता था, और एक्स नॉर्दर्न अलायंस का ज्यादा होता था। तो और एंटी पाकिस्तान वहां पर एक सेंटिमेंट एग्जिस्ट करता था, और वो फ्लरिश हुआ इन 20 सालों में। तो इस वजह से ये कहना कि वो भी इनको सपोर्ट करते थे, बिल्कुल सपोर्ट करते थे। बलोचों को वो सपोर्ट करते थे, जो हमारे नेशनलिस्ट हैं उनको वो सपोर्ट करते थे। टीटीपी को आउटराइटली सपोर्ट वो किया करते थे। रॉ ओपन एंडेड वहां पर काम किया करती थी। तो वो सारी चीजें अभी नहीं रही है। तो अभी वो जब सपोर्ट नहीं रही है तो ये डेवलपमेंट शुरू हुई है।
जिसकी बात आप ने शुरू में अपने इंट्रो में की कि जी कोई इस किस्म की डिस्कशन चल रही है, कोई एग्रीमेंट पे पहुंचने की बात हो रही है, कोई बायलैटरल बीच में हकानी साहब, सिराज जिनको हम खलीफा के नाम से जानते हैं, वो स्पीयरहेड कर रहे हैं इसको या वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एक्टिव इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं इस वक्त उनके। जी हाँ, देखिए सिराज बहुत पावरफुल फिगर हैं। जब मुल्ला उमर की डेथ के बाद मुल्ला याकूब और जो उमर साहब मुल्ला उमर के बेटे थे वो सिराजुद्दीन हक्कानी, ये दोनों उनकी जो टॉप शूरा थी उसके मेंबर हुआ करते थे और आखिर तक रहे हैं और बहुत इन्फ्लुएंस रखते हैं। खासतौर पर सिराज हक्कानी जो इनके ईस्टर्न प्रोविंसेस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम निंगरहार राइट डाउन अप टू पख्तिया, पख्तिका, इन इलाकों में इनका ज़दरान ट्राइब है बेसिकली, ये उससे ताल्लुक रखते हैं। जी हाँ, ठीक है सर, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। जनरल साहब, सर आप मेरे साथ हैं? जी जनरल साहब, जरा आप क्योंकि वज़ीर दाखिला रह चुके हैं, आपसे बेहतर मेरे ख्याल में जो प्रेशर होता है एक, चलें अभी हम जो कलअदम कहें ना कहें लेकिन अब तक मंजूर तो नहीं हुआ। अभी जो जिस जमात के अभी इशूज़ चल रहे थे पंजाब में, जो लॉन्ग मार्च कर रही थी और तमाम तर सिलसिला, वो कि उनके इशूज़ कुछ और थे। उस दौरान भी हमने देखा कि एक बड़ा प्रेशर था वज़ीर दाखिला के ऊपर भी और तमाम मिनिस्टर्स के ऊपर भी, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम भी डाला गया, नहीं जी उसकी जिम्मेदारी थी, ये हो गया वो हो गया, बड़ा एक सिलसिला रहता है। यकीनी तौर पे बड़ा टफ डिसीजन होते हैं। आप भी इस दौर से गुजर चुके हैं सर, कुछ सिलसिले हुए आपके दौर में भी बड़े टफ डिसीजन, खासतौर पर 9/11 ही आपके दौर में हुआ था और ये पूरा अफगानिस्तान पे अटैक सब कुछ आपके दौर में हुआ जब आप वज़ीर दाखिला थे। आजकल की सिचुएशन के हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि अगर एक मुआहदा हो जाता है और हुकूमत चाहती है कि हम इनके तमाम तर जितने भी कैदी हैं उनको रिहा कर दें, तो क्या पाकिस्तान में या वज़ीर दाखिला के लिए या हुकूमत के लिए आसान होगा इस पॉइंट को आगे फॉरवर्ड करना, इस पे इम्प्लीमेंटेशन करना? देखिए, इस वक्त भी जो TLP के साथ मुआहदा है जिसकी पूरी शक्लें जो है वो आवाम के सामने नहीं आई, अभी तक नहीं आई है, बिल्कुल सही। लेकिन जो कुछ हो रहा है उनके लोगों को छोड़ा जा रहा है और ये लोग अभी तक पूरी तरह डिस्पर्स नहीं हुए हैं, मौजूद है कि समरी तो तैयार हो गई है, वो कलअदम का लफ्ज भी हट ही जाएगा, वो भी अप्रूव हो जाएगा, तो वो भी बात हो ही गई है। कहने का ये है कि अगर इस तरह तालिबान के साथ कोई जो है TTP के साथ कोई मुआहदा तय पाता है तो उसमें मजबूत जमानतें होनी चाहिए कि वो क्या करेंगे, तशद्दुद से बिल्कुल हट जाएंगे, हथियार रख देंगे, सरेंडर कर देंगे, तो फिर सोचा जा सकता है गारंटी कौन लेगा, सबसे बड़ी बात गारंटी कौन देगा। तो ये तमाम बातें हैं और जहां रहा के बहुत सारे धड़े जो हैं उसमें कुछ इसके हक में नहीं है कि मुज़ाकरात हो, उनका क्या होगा? आमादा है तो हमेशा होता है। अभी जिस तरीके से आपने देखा कि हुकूमत के अंदर भी जो TLP से मुआहदा हुआ है, कुछ वजीर जो थे वो इस जो है सुलह के खिलाफ थे, बिल्कुल ऐसा ही है। बयान भी दिए पर उनको बयान से रोक दिया गया। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान का मफाद देखना चाहिए कि अगर लोग ये नेक नियति से जमानतों के साथ हथियार रख के मेन स्ट्रीम में शामिल होते हैं, तौबा तायब हो जाते हैं अपने टेररिज्म से और पाकिस्तान में अमन कायम हो जाता है तो ये अच्छी बात होगी। लेकिन अब ये अफगानिस्तान में बहुत अच्छा टिक के बैठ नहीं सकते। अच्छा, दूसरा तो मेरे ख्याल में बेस पर आना ही होगा, बिल्कुल हल निकालना ही होगा। सही कह रहे हैं। अच्छा, दूसरा सर इसमें ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑफ कोर्स भारत के हवाले से, क्योंकि हमें पता है कि उनके स्लीपर सेल्स हैं, भारत सपोर्ट करता है, इनके पास कहाँ से असला और तमाम तर चीजें आती हैं, इनकी फंडिंग होती है। सर क्या ये मुज़ाकरात भारत कामयाब होने देगा इतनी आसानी से, या अभी भी वो भारत तो पूरी कोशिश उसकी होगी कामयाब न हो, और जिनके जो धड़े इस मुज़ाकरात के खिलाफ हैं हो सकता है कि वो हिंदुस्तान से राब्ते में हो, और हिंदुस्तान बाद में भी उनको सपोर्ट करना चाहे पाकिस्तान में जब ये रह रहे हो, तो इसको ये बईदस कयास नहीं है कि हिंदुस्तान जरूर अपना इससे फायदा उठाना चाहेगा। और कोई भी आदमी जो हथियार उठाने को तैयार हो पाकिस्तान फौज और पाकिस्तानी अवाम के, तो हिंदुस्तान उसको हर तरह से सपोर्ट देना चाहेगा। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा है। जी ब्रिगेडियर साहब, आप क्या राय रखते हैं भारत के हवाले से? क्या भारत आसानी से ये डील होने देगा, या भारत का नाम न लें और बहुत सारी कुव्वतें हैं पाकिस्तान के खिलाफ, क्या वो अमन होने देंगी दोनों ममालिक के दरमियान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान? और मेन TTP का एलिमेंट है इस वक्त बड़ा, अगर इस पे मेरे ख्याल में इक्तफा हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी हमारी CPEC के हवाले से भी। जी अच्छा, ये बिल्कुल सही है। देखिए, ये उनके इशारों पे चलने वाले या उनकी फंडिंग पे चलने वाले या उनकी डायरेक्शन पे चलने वाले धड़े थे, और इनका ऑब्जेक्टिव भी पाकिस्तान में टेररिज्म था
जिसके ऊपर अमेरिकन भी कह चुके हैं कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान में टेररिज्म करवाता रहा है। तो अभी जब वहां से निकले हैं तो उनकी सपोर्ट थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी इतने सालों की, उस इन्वेस्टमेंट को इस तरह ज़ाया होते हुए तकलीफ तो होगी ना। तो उस तकलीफ को कम करने के लिए, उस तकलीफ का अजाला करने के लिए वो चाहेंगे कि किसी तरीके से इनमें कुछ धड़े अगर आ भी जाते हैं मुज़ाकरात की मेज के ऊपर, कुछ लेकिन तो कुछ तो हाँ कुछ एलाइव रहें, ताकि हमारे लिए बहुत डेंजरस होगा ना सर। जी हाँ, हो तो देखें ये तो जंग तो ये ऐसी चीजें हैं, प्रॉक्सीज जो हैं वो हमेशा रहती हैं। अमेरिका अपनी प्रॉक्सी लड़ेगा, इंडिया अपनी लड़ता है, पाकिस्तान भी लड़ता है अपना। ये हमारा देखिए दुनिया में ये निज़ाम बदल गया है, अभी वॉर उस तरह की नहीं रही है, अभी प्रॉक्सीज वॉर और इकोनॉमिक प्रॉक्सीज ये चलती होती हैं। एक दूसरी इंटरेस्टिंग चीज तो वो करेगा, कोशिश करेगा। एक और चीज जो मुआहदे की बात हो रही थी ना, देखें क्यों मुआहदे पे वो आएंगे, जनरल साहब ने भी बात की, मैं मुआहदे पे इसलिए आएंगे कि उनके पास वो शेल्टर, वो सपोर्ट वो कम हो गई है और अभी उनको जगह चाहिए, और पाकिस्तान का प्रेशर तालिबान के ऊपर वक्त के साथ साथ बढ़ेगा। अभी तो हमने शुरू किया ना, वक्त के साथ साथ जब तालिबान हुकूमत या अफगान हुकूमत स्टेबल होगी तो हमारी डिमांड भी बढ़ती जाएगी कि जी वो जो टीटीपी के एलिमेंट्स हैं उनको हमारे हवाले करें या उनको बंद करें या उनकी एक्टिविटी को ख़त्म करें। तो जब वो ख़त्म होंगी तो फिर उनको भी तकलीफ पहुंचेगी ज़्यादा। इसलिए तो इन सिंपल वर्ड्स हम जगह तंग कर रहे हैं या जगह तंग होती जा रही है इनके लिए, तो मजबूर हैं वो डायलॉग प्रोसेस। जी हाँ, डायलॉग प्रोसेस के, और उसमें देखें उनको छोड़ना ना छोड़ना ये तो बात की बात है। वो क्यों मैं बात की बात कर रहा हूँ, इसलिए कि अगर वो क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व हैं, ये तो उनकी डिमांड है ना, अभी तो पहली बार बैठेंगे, अभी उनकी डिमांड आएंगी, हमारी डिमांड चलेंगी, फिर इसके अगले 2-3 राउंड होंगे, इनिशियली सीज फायर होगा, फिर कहीं जाकर दरमियानी रास्ता निकलेगा और फिर जाकर ये चीज़ 100% मटेरियलाइज होगी। तो इनिशियली हमें इस चीज़ के ऊपर भी एक पॉजिटिव चीज़ है कि नेगोशिएटिंग टेबल पर हम बैठ रहे हैं। उम्मीद क्या लग रही है आपको? शॉर्ट क्वेश्चन दोनों मेहमानों से, पहले जनरल साहब उम्मीद लग रही है आपको हो जाएगा? क्या लग रहा है आपको? अफगानिस्तान में पुरुम्मीद हूं कि इसका खातिर का अच्छे नतीजे निकलेंगे। अच्छा, चलें, आप पुरुम्मीद हैं, इट्स गुड टू हियर इंशाल्लाह। जी ब्रिगेडियर साहब क्या लग रहा है? हाँ नहीं, पॉजिटिव इसलिए देखें कि उनके ऊपर प्रेशर जो डालने वाले लोग हैं वो हमारे साथ अच्छे हैं। ठीक है ना, बकानी हो गया या अफगान हुकूमत हो गई, वो टीटीपी के ऊपर अभी एग्जर्ट करेंगे प्रेशर। क्यों? उनकी भी देखें, अफगान हुकूमत की कुछ डिमांड्स हैं, कुछ मजबूरियां हैं, वो हमारे साथ वो कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं नथी हुए हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ठीक है, पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है अफगानिस्तान के लिए, और पाकिस्तान की सपोर्ट के बगैर अफगानिस्तान में हमेशा से दुनिया में ये चीज़ कही गई है, पाकिस्तान की सपोर्ट इम्पॉर्टेंट है और तालिबान के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और तालिबान को हमारी सपोर्ट तभी चलेगी जब तालिबान हमें भी सपोर्ट करें। सो इट इज़ वाइस वर्सा बेसिकली। तो पॉजिटिव है। चलें, आई होप के उम्मीद है जी कि डेवलपमेंट इंशाल्लाह हो। नाजरीन और मौजूद मेहमानों ने बड़ी खूबसूरती से समझाया, बताया क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और पुरुम्मीद नज़र आ रहे हैं सब कि इंशाल्लाह हो जाएगा। और अगर ये इस तरह हो जाता है जो इस वक्त ये सिलसिला आगे चल रहा है, आई होप कि डेवलपमेंट बढ़ती है, तो इसको इंशाल्लाह हम कवर करते रहेंगे और एक दिन खुशखबरी आएगी कि तमाम तर चीज़ें सॉल्व हो गई। लेकिन इस मौजू के हवाले से इतनी बात करेंगे। एक और मौजू है जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बात करेंगे ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं और अब प्रोग्राम में बात करेंगे कुछ एक और ख़ास तौर पे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है, बिकॉज जब भी बात की जाए यंग जनरेशन की, यूथ की, हमारी एक नई पौध जो अब जवान होनी है और पाकिस्तान को आगे उसने लेकर चलना है, उनकी जहनी नशोनुमा, उनकी तालीम व तरबियत और उनको एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करना यकीनी तौर पर सबकी जिम्मेदारी है। और बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आई वुड लव टू टॉक अबाउट इट। तो मेरे मौजूद मेहमान भी मुझे ज्वाइन करेंगे, इसमें हम बात करेंगे। आज ये मौजू रखने का मकसद जो है वो ये भी है कि इमरान खान साहब ने भी इस हवाले से कुछ बात की और बकौल उनके सोशल मीडिया को उन्होंने टारगेट किया।
सोशल मीडिया के कवानीन के हवाले से भी एक प्रोग्राम हम कर चुके हैं, एक और भी करेंगे कि किस तरह से सोशल मीडिया को कोशिश की जा रही है किसी ज़ाब्ता अखलाक में लाने की। जो वल्गर कंटेंट है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसको यकीनी तौर पर बच्चों से दूर रखना बहुत ज़रूरी है, उस हवाले से भी क्या इकदाम चल रहे हैं, उस पर भी ऑफ कोर्स एक प्रोग्राम करेंगे, उस पर हम बात करेंगे मौजूद जितनी भी इदारे हैं उनकी अथॉरिटीज़ को लेकर। लेकिन आज जनरली हमें यह देखना है कि क्या मोबाइल फ़ोन जो है, बिकॉज इमरान खान साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब इससे पहले भी खैर ये बातें कर चुके हैं, लेकिन स्पेसिफिकली इस दफ़ा उन्होंने बच्चों को टारगेट करते हुए कहा कि जो मोबाइल फ़ोन है उसका इस्तेमाल एक बहुत बड़ी वजह है और हमें उसका इस्तेमाल दुरुस्त करना है। इसके अलावा कुछ स्कॉलर्स के हवाले से बात की कि स्कॉलर्स के ऊपर बहुत जिम्मेदारी आयद होती है, और ख़ास तौर पे उन्होंने टारगेट किया कि ये जितने भी केसेस हैं पाकिस्तान में, जितने भी रेप केसेस हैं, जितने भी ज़्यादती के केसेस हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उसकी बहुत ज़्यादा वजह सोशल मीडिया या उसकी बहुत ज़्यादा वजह मोबाइल का एक्सेस यूजेज जो इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी है, क्योंकि उससे बहुत सारा ऐसा मवाद मोबाइल फ़ोन में आ जाता है जो शायद बच्चों के लिए ठीक नहीं है और उससे वो गलत चीज़ें सीखते हैं। तो ये उनका पूरा मकसद था बात करने का। अब यकीनी तौर पे बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या इसको लिमिट किया जा सकता है? क्या पेरेंट्स इसको कंट्रोल कर सकते हैं या रियासती तौर पर इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? और स्कॉलर्स के हवाले से जो बात की है, तो स्कॉलर्स की भी क्या जिम्मेदारी बनती है और किस हद तक स्कॉलर्स भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं? बीइंग इन दिस करंट एरा, इस दौर में जब टेक्नोलॉजी ही आसपास आपको नजर आती है, सब कुछ टेक्नोलॉजी पे बेस करता है, तो क्या तरीका ऐसा है? क्या वाकई पॉसिबल है या मोबाइल फ़ोन जो है वाकई एक ज़रूरत है बच्चों के लिए या सिर्फ एक तफरी का सामान है? इसको आज कोशिश करते हैं समझने की। मेरे साथ फहमीदा यूसुफी मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, सहाफ़ी हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फहमीदा। वालेकुम अस्सलाम। फहमीदा बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। महनाज रहमान साहब हमें ज्वाइन करेंगे कुछ देर में, उनसे भी बात होगी इस हवाले से। फहमीदा, आप इस तरह के मामलों को बहुत गहरी निगाह से देखती हैं। मेरी हमेशा कोशिश होती है इस तरह के मौजू पे मैं आपको प्रोग्राम में लूँ और आपसे बात करूँ। इमरान खान साहब के कमेंट्स आपने भी पढ़े होंगे, आपने भी देखा हो किस तरह से, किस एंगल से इस पूरे इशू को देखते हैं, और वो समझते हैं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो आयद होती है सब पे कि वो जो यंग जनरेशन है उसको इस नेगेटिविटी से निकालें। उनको लगता है कि ये जो नेगेटिविटी है सोशल मीडिया की, इंटरनेट की, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो वल्गर चीज़ें, वो बच्चों की सोच ख़राब कर रही हैं, और यही एक वजह है जो आगे चलकर ऐसे वाक़यात सामने आते हैं, जिसमें उन्होंने ज़ैनब के केस का स्पेशली जिक्र किया और जिनसी जितने भी वाक़यात होते हैं उस हवाले से कहा कि ये एक बड़ी रीज़न बनते हैं। आप कैसे देखती हैं इस पूरी सूरत हाल के? इमरान खान साहब के पहले तो उनके कमेंट्स को कैसे देखती हैं आप? इमरान खान साहब के कमेंट्स को मैं बिल्कुल इन्डोर्स करती हूँ। 50% से 60% मैं उसे इन्डोर्स करती हूँ, बाकी 40% मैं उसे इन्डोर्स नहीं करूंगी। वो इसलिए क्योंकि जो उन्होंने ज़ैनब मर्डर केस को लेकर कहा है उससे मैं जाहिर है कि मुत्तफिक बहरहाल नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो उन्होंने ये कहा है कि जो मोबाइल फोन है उसका जो ये एक्सेस है बच्चों को लेकर, बिल्कुल मतलब कि कोई आज़ादी नहीं, मतलब सारी आज़ादी उनको मिल गई है, रोक टोक नहीं है उसके ऊपर। तो उससे मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि बच्चों को इतना ज्यादा एक्सेस मिला है अनफॉर्चुनेट कोविड की वजह से, जिस तरह से बच्चे लॉकडाउन में घर में रहे और उनके पास फोन का एक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो और जाहिर है कि जब बच्चे जो है वो कुछ ना कुछ देख रहे हैं तो समटाइम्स ऐसा होता है कोई ऐड आ गया, कुछ आ गया, और बच्चों की एक जो है ना नेचर होती है। अब अगर आप उनको किसी बात से, किसी चीज से मना करते हैं तो वो लाजमी आपसे छुप के वो काम करेंगे। तो बेहतर ये होता है कि बच्चों को उनकी एज के हिसाब से, उनके जहन के हिसाब से इन चीजों के लिए प्रिपेयर किया जाए। और यहाँ पे बिल्कुल पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, टीचर्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बच्चों को समझाएं। जिस तरह से पहले हमारे यहाँ आसिफ आपको याद होगा कि टैबू होता था कि गुड टच बैड टच पे बात नहीं करेंगे। अब जो ऑलमोस्ट तमाम स्कूल्स में ये एक तरह से मस्ट है, एथिक्स की क्लास में, करिकुलम में शामिल कर दिया गया है कि गुड टच बैड टच के बारे में बच्चों को बताया जाता है। तो इसी तरह से मुझे ऐसे लगता है कि बच्चों को मेंटली हमें प्रिपेयर करना चाहिए। जाहिर है बच्चा है वो या बच्ची है वो देख रही है और वो जाहिर है कि एक फैंटेसी वर्ल्ड होती है। जब जाहिर है नए नए बड़े हो रहे होते हैं बच्चे, तो उनको बहुत सारी बातों का, बहुत सारी चीजें जानने का शौक भी होता है। और क्योंकि हमारे यहाँ का माहौल ऐसा है, सोसाइटी ऐसी है कि वो शर्म में या उसमें अपने पेरेंट्स से या उससे बात नहीं कर सकते हैं, तो एक्साइटमेंट में और थ्रिल में वो ये सब देखने लगते हैं। और प्लस ये भी है कि जो माशरे की बढ़ती हुई फ्रस्ट्रेशन है, जिसके लिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपको निकाह को आम करना चाहिए। तो वो जो बढ़ती है वो घुटन जो है वो जाहिर है कि मुख्तलिफ मामलात को लेकर ये रेप के वाक़यात जो होते हैं उनमें भी निकलती है। लेकिन जो ये टेक्नोलॉजी है
इसका इस्तेमाल हम ये तो नहीं कर सकते कि हम बच्चों से फोन छीन लें, और छीनना भी नहीं चाहिए। टेक्नोलॉजी के बच्चे हैं, जनरेशन एक्स के बच्चे हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि उनसे बात करना चाहिए, कम्युनिकेशन को हमें बेटर करना चाहिए, ओपन करना चाहिए कम्युनिकेशन को। अच्छा, उनको आपने कहा बच्चों से मोबाइल फोन नहीं छीने जा सकते, क्या देखें एक तो चीज होती है जरूरत, ठीक है, चलें जो आप क्लासेस ले रहे हैं, जो आपके पास लैपटॉप है उसके ऊपर ऑफ कोर्स लैपटॉप पे क्लास ली जाती है, अब आपने क्लास ली, ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी घर ने खत्म कर दी और आपका लैपटॉप, आप हर वक्त लैपटॉप पे बैठ कुछ कर भी नहीं सकते सबके सामने, मोबाइल फोन हर वक्त बच्चों के पास होता है। मोबाइल फोन आपके ख्याल में आप करिए उनसे ले नहीं सकते, तो क्या मोबाइल फोन एक बड़ा हाई टेक मोबाइल फोन, एलईडी वाला बड़ा मोबाइल फोन जिस पे इंटरनेट का एक्सेस भी है, तमाम ऐप्स इंस्टॉल हो सकती हैं, क्या वही मोबाइल फोन बच्चों के पास होना जरूरी है, या नॉर्मल छोटा मोबाइल फोन जो आपके मेरी टीनेज में जब हुआ करते थे तो मेरे ख्याल में वो भी यूज हो सकते हैं? नहीं, देखें, अब जो हमारी जो जब हम बचपन में थे तो जाहिर सी बात है, जो हमारे लिए अच्छा लगता था, हमें हमारे पेरेंट्स हमें वो लेके देते थे। मैंने ये नहीं कहा कि उनसे लेने नहीं चाहिए, मैं ये कह रही हूँ कि लेने चाहिए, मगर वहां तक जहां तक आप उनको समझा सकते हैं, आप उनका फोन ऑफ करवा सकते हैं, आप उन्हें एक टाइम बना सकते हैं कि तुमने इतने 10 बजे तक, 11 बजे तक, क्योंकि यूजली बच्चे जाहिर है कि सारा दिन में तो इस तरह का जो है वो नहीं देखेंगे ना कंटेंट, वो तो रात का वेट करेंगे कि सब सो जाएं, क्योंकि जाहिर है जब इस तरह से बच्चे ये सारी हरकतें करते हैं तो उनकी कोशिश भी ये होती है कि कोई हमें देखे ना, किसी को पता ना चले, एक्साइटमेंट में, थ्रिल में इस तरह करते हैं। तो आपको टाइम एक 10 से 11 बजे तक का, या जो भी प्रॉपर टाइम है, उसके बाद आप उनका फोन ऑफ करवा दें। घर में रिस्ट्रिक्शन बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको उसके लिए वे आउट निकालना पड़ेगा। अगर आप बच्चे को फोन नहीं देंगे, आप मुझे ये बताएं, उसके दोस्त के पास फोन होगा, वो उसके किसी मोहल्ले वाले के पास होगा, तो और मजीद कुछ एहसास कमतरी का शिकार होगा बच्चा, एहसास कमतरी से ज्यादा किसी और एक्टिविटी में मुब्तला हो सकता है आपका बच्चा, अगर आप उसको घर पे ये इंटरनेट की सर्विस या मोबाइल फोन नहीं दे रहे हैं। मोबाइल फोन दीजिए। गवर्नमेंट के इन स्टेप्स को कैसे देखती हैं आप, जिस तरह टिकटॉक एक एप्लीकेशन है उसको बैन कर दिया जाता है और इस तरह की चीजें जो है वो बैन कर दी जाती हैं, क्या ये इस तरह की चीजें करने से क्या सोसाइटी में बदलाव आ सकता है, एप्स ब्लॉक करने से? वैसे तो खैर टेक को लेकर मेरे काफी ब्रॉडर जो है वो व्यूज हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है आप बात करें, अपने व्यूज शेयर करें। बिल्कुल, टिकटॉक को जो है वो बैन कर देना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि टिकटॉक का जितना शानदार इस्तेमाल हमारे यहाँ हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि कहीं और पर इतना शानदार इस्तेमाल उसका हुआ भी होगा। तो टिकटॉक को बहरहाल बैन हो जाना चाहिए, क्योंकि वो किसी शानदार इस्तेमाल से मतलब क्या, वो तो इंडिया में भी आप देख लें, कहीं भी देख लें, टिकटॉक तो वैसा ही है, बल्कि इससे ज्यादा वहां पे इस्तेमाल होता है। शानदार इस्तेमाल मतलब क्या, लाहौर वाकये की बात कर रही हैं आप कि लोगों ने उसको मिसयूज किया है? नहीं, हमारे यहाँ उसका इस्तेमाल बहुत शानदार तरीके से किया गया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तानियों को, लेकिन खैर अगर आप बैन कर देंगे तो वो उनके पास दूसरा ऑप्शन है, वो वहां से उसको एक्सेस कर लेते हैं। तो फिर ऐसा किया जा सकता है कि उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, समझाया जा सकता है बच्चों को। मुझे ऐसे लगता है कि इसमें समझाने की ज्यादा जरूरत है, काउंसलिंग की ज्यादा जरूरत है, बच्चों के फ्रस्ट्रेशन को, उनकी ज़हनी हालत को समझने की ज्यादा जरूरत है। उनको एक्टिविटीज देखें, सबसे बड़ी बात यह है आसिफ के बच्चों के पास हमारे एक्टिविटीज नहीं है, राइट? अगर आप उनको हेल्दी एक्टिविटीज देंगे तो वो यकीनन इससे वो हो जाएंगे। आप स्कूल शुरू हो गए, कॉलेज शुरू हो गए बच्चों के, तो वो उसमें बिजी ऑब्वियसली हो गए। आप खेल के मैदान आपको नहीं दिए हुए। ठीक है, मुझे फहमीदा 1 मिनट दीजिएगा। महनाज साहिबा ने मैं ज्वाइन कर लिया फाइनली, वक्त मेरे पास कम है, मैं उनको भी इधर शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगा। महनाज साहिबा अस्सलाम वालेकुम। महनाज साहबा बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। जरा बात कीजिएगा, इमरान खान साहब ने कुछ कमेंट्स दिए हैं खास तौर पे, और कहा है कि उनके जो मेन एक, अगर मैं पूरा एक जिस्त निकालूं तो उन्होंने कहा है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल जो है बच्चों को, वो एक खास तौर पे जो उनको गलत रास्ते पर लेकर जाता है, उसका कोई कंट्रोल करना होगा। सोशल मीडिया के हवाले से उन्होंने कहा कि उस पर भी कंट्रोल करना होगा, और स्कॉलर्स के हवाले से उन्होंने बात की कि स्कॉलर्स, टीचर्स, इनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। और रियासत मदीना की भी एग्जांपल उन्होंने दी कि उस वक्त भी स्कॉलर्स बहुत अहम रोल प्ले किया करते थे बच्चों की ज़हनी तालीम और तरबियत में। एक तो घर में तरबियत होती है, एक जो माशरती तौर पर जो तरबियत होती है सोसाइटी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्कॉलर्स के हवाले से। तो इमरान खान साहब की इस गौर फिक्र को, इस पूरी बात को किस तरह देखती हैं, पहले आप इस पर बात कीजिएगा। अब इसमें दो पहलू हैं। देखिए, जो स्कॉलर्स की बात की उन्होंने, तो मतलब जाहिर है एजुकेशनल रिफॉर्म्स की तो हमें जरूरत
ठीक हो गया। हमारे एजुकेशनल रिफॉर्म्स जरूर होनी चाहिए। और प्लीज चेक कीजिएगा, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ मैम को, अगर प्लीज अगर आप दोबारा कनेक्ट करें। ठीक है, चलें दोबारा कनेक्ट करें, मेरे ख्याल में कनेक्टिविटी इशू है। जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लें पहले, जब तक उनको दोबारा कनेक्ट करते हैं। फहमीदा साहिबा। रिफॉर्म्स दायरे के जरूरत है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हमें उससे भी ज्यादा बच्चों की काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप ये देखें आसिफ, इसका एक और पहलू भी निकलता है। आई होप एंड आई विश कि आप उस पर जरूर प्रोग्राम कीजिएगा। मेंटल वेलनेस पे पाकिस्तान में कोई काम नहीं। किस हवाले से कह रही हैं आप? सॉरी मैं आपको सुन नहीं सका। मेंटल वेलनेस के ऊपर हमारे कोई काम नहीं हो रहा है, और पाकिस्तान दिन जो ये एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात होता है। फहमीदा साहिबा इस पे बिल्कुल हम बात करेंगे, प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह, आपको भी रखेंगे साथ। जी महनाज साहिबा कंटिन्यू कीजिएगा। जी मैं यही कह रही थी कि जो टेक्नोलॉजी कोई अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल उसे अच्छा या बुरा बनाता है। इन्हीं चीजों को तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये अच्छी हो जाएंगी। बच्चों को कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? पेरेंट्स पे क्या जिम्मेदारी है? इतदाल से काम लेना चाहिए, और बच्चों को जैसे जिंदगी की हर चीज में डिसिप्लिन किया जाता है, तो इसके इस्तेमाल में भी डिसिप्लिन करना बड़ों की जिम्मेदारी है। मेरे ख्याल से ये तो वालिदैन की और असातिज़ा की जिम्मेदारी है, स्कूलों की जिम्मेदारी है कि वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए कि बच्चों को इजाजत हुआ है कि नहीं है। तो ये मतलब किसी टेक्नोलॉजी को बुरा कहना, ये तो एक टेक्नोलॉजी को तो बुरा कह भी नहीं रहे, उसके इस्तेमाल की बात हो रही है। उस पे नजर रखनी चाहिए। आजकल के दौर में कितना, मेरी आवाज जा रही है मैम को? मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आप मुझे, अच्छा मैं सुन सकती, आपको मेरी आ रही? जी आपकी आवाज ठीक आ रही, मुझे लगा शायद आप मुझे सुन नहीं पा रही। अच्छा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बच्चों को किस तरह रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है? क्या उनसे वो बड़े वाले एलईडी टच फोन ले लें, छोटे वाले फोन दे दें, वो जो बटन वाले फोन होते थे पहले, अभी भी होते हैं शायद, वो वाले बटन फोन दे दें? फिर जब मैंने ये बात की कि शायद उनसे हम इंटरनेट का एक्सेस ले लें और मोबाइल फोन का एक्सेस रहने दें, इंटरनेट का एक्सेस ले लें, तो एक बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया फहमीदा साहिबा ने। उन्होंने ये कहा कि इस तरह तो उनके क्लास फेलो के पास अच्छा फोन होगा, किसी और के पास अच्छा फोन होगा, तो वो किसी गलत एक्टिविटी में वहां भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, प्लस साथ से कंपनी का भी शिकार हो सकते हैं। तो इसका अच्छा सोल्यूशन क्या निकल सकता है मैम? है ना, वहाँ तो इजाजत नहीं है मोबाइल ले जाने की। मतलब हमारे बच्चे जिन स्कूलों में जाते हैं वहाँ उनको इजाजत नहीं है मोबाइल ले जाने की। मोबाइल घर पे छोड़ के जाते हैं, और अगर उन्हें स्कूल से कोई घर मैसेज देना होता है तो वो स्कूल के वो जो है टेलीफोन उसको इस्तेमाल करते हैं। और क्या एज ऐसी होनी चाहिए मैम जिसमें मोबाइल बच्चों को अलाउ होना चाहिए? आपके ख्याल में वो क्या एज है? अब ये तो देखिए हर घर के माहौल और बच्चों के एक जनरली कि आपको लगता है कि कॉलेज में जाने के बाद बच्चे को मोबाइल देना चाहिए, या मैट्रिक में, या क्लास 8 के बाद? क्या एज लग रही है आपको जिसमें मोबाइल फोन का अलाउ? इसमें तो देखें कोई रूल फिक्स नहीं किया जा सकता। अब जैसे अब जो बच्चे ए लेवल ओ लेवल के, उनका स्टैंडर्ड कुछ और है, जो मतलब आप हर एक को तो एक उसमें नहीं रख सकते ना। तो वो उस बच्चे का जो भी लेवल है, मेंटल लेवल है, उसी के लिहाज से ही देखा जाएगा। सारी चीजों को मद्देनजर रखना पड़ता है ना। ठीक हो गया। अच्छा स्कॉलर्स के हवाले से जो बात की, उस पर क्या लग रहा है आपको? क्या हमारे यहाँ जितने भी स्कॉलर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, वो सही रोल प्ले कर रहे हैं आपके ख्याल में, या मजीद और अच्छा इसको बेहतर बनाने की जरूरत है? भाई स्कॉलर्स जो हैं वो सिस्टम के तहत ही करेंगे ना, तो एजुकेशनल सिस्टम को बेहतर बनाया जाए, एग्जामिनेशन के सिस्टम को बेहतर बनाया जाए। बहुत तब्दीलियां लाने की जरूरत है। हमारे मतलब क्रिएटिविटी को खत्म कर दिया जाता है, बच्चों की सवाल करने की सलाहियत को खत्म कर दिया जाता है। तो हमारे तो एजुकेशनल सिस्टम जो है अभी तक वो अंग्रेजों के जमाने का चला आ रहा है, और या फिर ज़ियाउलत के जमाने का चला आ रहा है। तो इन दोनों ही को बदलने की जरूरत है। नहीं, इस पे तो कुछ काम हो रहा है, अपने बच्चों की क्रिएटिविटी को सामने लाना चाहिए। नहीं, इस पे तो कुछ काम हो रहा है। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, ये जो एप्लीकेशन हुकूमत जो कदम उठाती है, जिसने एप्लीकेशन को बैन कर दिया, टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन बैन हो गई, और मुख्तलिफ तरह का कंटेंट को बैन कर दिया जाता है, आपको लग रहा है कि ये अच्छे स्टेप्स हैं? हुकूमत को लेने चाहिए इस तरह के स्टेप्स? नहीं बिल्कुल नहीं। ये तो भी इस तरह से, क्योंकि वो अपनी जो मुखालिफों के लिए ज्यादा इस्तेमाल होती हैं इस तरह की चीजें। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में हम तो यकीन रखते हैं। और इसमें खुद ही अपना इखलाकी जो ज़ाब्ता है वो खुद ही बनाना चाहिए, सोशल मीडिया को भी और दूसरे मीडिया, प्रिंट मीडिया। बच्चे तो नहीं ये डिसाइड कर सकते ना, ये तो चले टीनेजर शायद डिसाइड कर लेंगे। 10-12 साल 14 साल का बच्चा जो टिकटॉक बना रहा है, उसके सामने तो हर तरह का कंटेंट आ रहा है, तो उसको कैसे हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे?
भी ये तो घर की तरबियत और घर से ही शुरू होती हैं ये चीजें। ज़ाहिर है बच्चे को घर से अगर सही तरबियत और सही गाइडेंस होगी तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसा तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने पेरेंट्स पे आयद कर दी है कि पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। मुझे हेडलाइंस की तरफ बढ़ना है। फहमीदा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मैना साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और कोशिश होगी कि इस तरह के प्रोग्राम्स हम करते रहें, कुछ बात करें बच्चों के हवाले से, यूथ के हवाले से, ऑफ कोर्स करिकुलम के हवाले से। पहले भी हम प्रोग्राम कर चुके हैं, मस्जिद पे और भी प्रोग्राम कर लेंगे। जिस मौजू पे फहमीदा साहब ने बात करें उस पर बात कर लेंगे। और बहुत सारे मौजूद हैं जिसपे हम सोशल पहलू जिसका जायजा लेंगे। तो कोशिश है स्टार न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से इस तमाम हवाले से बात करते रहें। आप लोग डेफिनेटली उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, आपका फीडबैक भी मिलता है। बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना। इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। फी अमान अल्लाह।